जो दशा है वो व्यक्त करती है मैम। अच्छा, मध्यम वर्गीय लोगों की दशा व्यक्त करती है। कैसे इस कहानी में कैसे क्या महसूस होता है पढ़ करके आपको इस कहानी के माध्यम से? इस कहानी के कुछ कथात्मक बिंदुओं को नोट करिए, बताइए, सामने करिए। जैसे में मैम वो उनकी मैम वो जो इसमें जो औरत है मैम उनका याद नाम नहीं आ रहा मुझे, तो सिद्धेश्वरी, उनके जो सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी। जी मैम, जो सिद्धेश्वरी है, जो उनके जो वो जो उनका छोटा बेटा होता है जो आंगन में पड़े रहता है, उनपे वो उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, और उसमें लगती है कि जैसे उसके खाने की उसे काफी कमी होगी। उसका जो काला सा चेहरा, ऊपर से उसका मोटा सा पेट, और ऊपर से टूटी खाट पे लेटा हुआ, और चेहरे पे मक्खियां भिनभिनाती रहती है। ये गरीबी अवस्था का दर्शन कराता है, नहीं? कुपोषण का। जी मैम। कुपोषण जैसे जी मैम। बच्चे में जो कुपोषण होता है उसका फोटो होता है कि हम लोग को दिखाता है कि ये इस तरह से बच्चा कुपोषित है। और कुछ और जी आगे मैम। बताइए, और कुछ क्या क्या घटनाएं घटती है उस एक दोपहर के भोजन के माध्यम से? दोपहर के भोजन करने के लिए ही सब कोई आता है उसके परिवार में, बस उसी समय जी का। मैम। तो हाँ, दोपहर का भोजन का चित्र खींचा गया है। जी मैम, जो जब उनके जो परिवार होते हैं जब दोपहर का भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो उसकी रसोई में उतने अनाज नहीं रहता है जितना वो व्यक्त करती है। अनाज नहीं रहते हुए भी वो बताती है कि मेरे रसोई में अनाज पड़ा हुआ है और आप भर पेट भोजन कर सकते हैं। लेकिन उनका जो परिवार है, उनके जैसे पति और उनके बेटे, वो अपनी दुर्दशा से वाकिफ है, और वो देखते हैं कि हमारे रसोई में अब कुछ बचा नहीं है, तो अपने आप को टाल देते हैं कि अब मुझे भोजन नहीं करना, मेरा पेट भर चुका है। और लास्ट में उसका एक रोटी बचना, और एक रोटी वो भी रहता है, तो अपने बच्चे के सामने देखकर उसको भी दो भाग करती है, उसके बाद वो खाती है। चलिए, बढ़िया है। और कोई जुड़ा है क्या इससे आपके अलावा? ठीक है मैम। हाँ, ठीक है। रुपेश कोई मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ, है। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, हमको लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया बोलिए। है। आपकी भी आवाज कट के आ रही थी। हाँ मैम, कोई रुपेश जुड़े। हाँ, रुपेश जुड़े हैं। जी रुपेश मैम, मेरे को भी तो। रुपेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो, हेलो, रुपेश कुमार, हेलो रुपेश कुमार, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हेलो, और कौन कौन जुड़ गया? और कौन मैम कौन? अभी तो सिर्फ 2 ही लोग नहीं जुड़े नहीं, हैं। और लोग जुड़े हैं, 4-5 लोगों का नाम आ गया। और कौन कौन जुड़े हैं? हेलो, अमृता। हाँ, अमृता कुमारी। हाँ हम हाँ, अमृता कुमारी, अमृता कुमारी। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, हेलो। आप पढ़े हैं, कुछ पढ़ के आए हैं पिछले कहानियों को जो पढ़ाए थे हम, उसके बारे में कुछ पढ़ के आए नहीं मैम, हैं? इधर नहीं मैम, क्लास नहीं कर रहे थे मैम, मर गए। अच्छा, क्लास नहीं किए थे। तो हमने 2 नहीं कहानियां मैम, क्लास। पढ़ाई हैं, हमने 2 कहानियां पढ़ाई हैं। अमरकांत की दोपहर का भोजन और धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो कहानी। जी मैम। ठीक है, इन दोनों कहानियों को हम पढ़ा चुके हैं। अभी ये अभी एक विद्यार्थी ने बताया भी है इसके बारे में। अभी तो अमरकांत की कहानियों के पास पर चर्चा हो ही रही थी, तो एक विद्यार्थी भी तो इसका विश्लेषण कर ही रही थी। तो आप तो मतलब कि इंटरनेट से निकाल करके इस कहानी को पढ़ जाइए, इंटरनेट में मौजूद है। मोबाइल होगा ना आपके पास? अच्छा मैम। मोबाइल होगा ना आपके हाँ मैम, पास? है। तो बस उसमें डालिएगा कि यस मैम। अमरकांत की दोपहर का भोजन कहानी, वो आ जाएगा।
और धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो कहानी डालिएगा, वो दे देगा, सामने आ जाएगा। उस कहानी को पूरा पढ़ जाइए और समझिए उस कहानी को। हम उस कहानी को पढ़ा चुके हैं। उन दोनों कहानियों में ठीक है। एक दोपहर का भोजन कहानी में मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी का वर्णन है, और गुल की बन्नो कहानी में नारी जीवन की त्रासदी का वर्णन है। इन दोनों कहानियों में इस तरह से वर्णन है। आप उसको पूरी कहानी को पढ़िएगा, आप दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए। एक और क्या बताया मैम? अमर क्या मैम? एक और कौन कहानी बताई? अमर क्या है? अमरकांत की दोपहर का भोजन। ठीक है मैम। हाँ, तो ये दोनों कहानियां अभी हम पढ़ाए हैं। और अब के सिलेबस में और कौन सी कहानियां पढ़नी है पता है? जी मैम, एक नहीं मैम, वापसी जानकारी है। और कौन सी? सुशीला मैम मैम वापसी, ये जो वापसी। अच्छा अच्छा, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी, वो गजाधर बाबू वाली कहानी है। गजाधर बाबू की वापसी होती है जब वो रिटायर करके घर में वापस आते हैं। जब एक व्यक्ति रिटायर होकर के वापस घर आता है तो उसकी क्या मतलब कि अहमियत होती है घर में, उस पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसी पर ये कहानी लिखी गई है, गजाधर बाबू की वापसी कहानी। और ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कि एक जब इंसान रिटायर हो जाता है बुढ़ापा में, तो परिवार कैसी प्रतिक्रिया देता है। अब उस कहानी को हम अगले क्लास में बताएंगे, वापसी कहानी को। ये कहानी बड़ी अच्छी है। और इसके अलावा कौन कौन सी कहानियां पढ़नी है आपको मालूम है तो बताइए थोड़ा सा। तो मैम मुझे उतना ध्यान में नहीं आ रहा मैम, लेकिन एक माटी का टीला करके था, उसका लेखक का नाम भूल रहे मैम, हम देख के फिर से आपको बताएंगे। अच्छा, माटी का टीला, ठीक है। तो हम वापसी कहानी हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, गजाधर बाबू वाली। इसके अलावा हम गुल की बन्नो कहानी पढ़ाए थे ना? जी मैम। गुल की बन्नो कहानी में थोड़ा सा बताइए तो क्या क्या आप समझे हैं? मैं बताऊं मैम? हाँ बोलिए, आप ही बताइए। आप यदि समझे तो आप ही बताइए। मैम, ये जो इस कहानी पात्र थी, जो उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी दुर्दशा इस तरह थी, जिस कारण उनकी उम्र मात्र 25 साल थी, 23 से 25 साल, लेकिन उनका जो चेहरा था वो एक बहुत ही उसमें झुर्रियां पड़ गई थी। और उनका जो ससुराल जो उनका ससुराल था, उनसे उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था, उन्हें इतना मारा गया था कि उनका पीठ जो है वो कुब्बड़ हो गया था। हाँ, सही बात है। और बाद में उनसे उनका घर भी छीनने के लिए उनके जो पति होते हैं और उनके जो संबंधी होते हैं, वो अनजाने में उनसे हस्ताक्षर करवा लेते हैं। और वो अपना जीवन यापन करने के लिए वो कोई आवाज बड़ी कट रही है। कोई रहती है, उनके जो चबूतरा होता है वो सब्जी का अपना दुकान लगाती है, जिसमें कोई एक भाई और बहन होते हैं जो भिखमंगे के दुर्दशा में रहते हैं, और उनके पास बैठ के उनसे कभी उनकी मूली मांगते हैं। बोलिए, आवाज जा रही है मैम? हाँ जा रही है, कट गया था, बोलिए क्या किया जाए। मैम, आपने सुना जो मैं बोली? हाँ सुने हैं, अच्छा बोली है, समझा है कहानी को आपने। अच्छा, इस कहानी में के शिल्प के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस कहानी को पढ़ी होंगी ना, शिल्प के बारे में कुछ मालूम है? मैम पूरा नहीं पढ़ पाए थे, मैम पूरा नहीं पढ़ पाई थी, लास्ट पे मैं वहीं तक पढ़ी थी, जब वो जो मटकी है, वो जब वो कुछ बच्चों के साथ
वो जब वहाँ पे अपना दुकान लगाती है तो उसको चिढ़ाती है, उतना तक मैं पढ़ी हूँ मैम। अच्छा, तो इस कहानी का शिल्प समझ में आया? ये कहानी जो है वो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। पढ़ा है इस कहानी को ना? पढ़ा है ना? हाँ मैम। आंचलिकता का प्रभाव है इस कहानी पे। जी मैम। है ना? पढ़ा है इस कहानी को? किस तरह से ग्रामीण बोलचाल की भाषा में इस कहानी में शब्दों का प्रयोग किया गया है? हाँ हाँ मैम। वो बच्चों को चिढ़ाने के दौरान जो बच्चे शब्द बोलते हैं वो बच्चों वाला शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ बच्चे शब्द बोलते हैं वहाँ बच्चों के शब्दों का प्रयोग है ना? गाना सुनाते हुए जब उसको चढ़ाते हैं मटकी और वो लोग चढ़ाते हैं गुलकी को, तो वो बच्चों वाले शब्दों में चढ़ाते हैं। जैसे कि बड़ी आवाज इधर से आ रही है, उधर से आवाज नहीं, घर की आवाज आ रही है बाबू, थोड़ा सा इसको ऑन के म्यूट करिएगा। तो जहाँ कहता है बच्चा कि ये मतलब कि हमारा दोष क्षमा हो जाए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, बच्चों वाले शब्दों का नहीं। हमारी गलती क्षमा हो जाए, मतलब कि बच्चों वाला जैसे कि जो शब्द होता है बच्चे जो बोलते हैं, तो उस यानी कि धर्मवीर भारती पूरी तरह से एक आंचलिक भाषा के रूप में इस कहानी को दर्शाते हैं। और गुलकी बन्नो नाम भी जो नायिका का है वो गुलकी बन्नो नाम है। गुलकी उसका नाम है और बन्नो लड़की को कहा जाता है, पता है ना? तो उसका नाम गुलकी है, वस्तुतः उसका नाम केवल गुलकी है, लेकिन बन्नो उसे इसलिए नाम दिया जाता है कि उसकी कहानी में यही दिखाया गया है कि लड़की की अपने मायके से ससुराल जब विदाई होती है, चूंकि वो अपना घर को छोड़ के आ गई रहती है ससुराल को मारने पीटने की वजह से, तो फिर अपने जीविका चलाने के लिए वो तो अपने घर पे ही वो ये इसकी दुकान कर लेती है सब्जी वगैरह की, लेकिन फिर उसका घर हड़प करके उसके रिश्तेदारों द्वारा उसकी विदाई फिर ससुराल करा दी जाती है। इसीलिए उस कहानी का नाम बन्नो जोड़ दिया गया है, गुलकी के आगे बन्नो। ठीक है? इस कहानी के शीर्षक को समझिए, गुलकी बन्नो, और इसके माध्यम से ये कहानी अपनी पूरी सटीकता को दर्शाती है कि कैसे प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को समाज में। ठीक है? तो ये कहानी बड़ी मार्मिक है, और आप पूरी कहानी पढ़िए, वहीं तक चिढ़ाने तक नहीं, पूरी कहानी जब पढ़िएगा तो अंत तक से आपको इस कहानी की चरम मार्मिकता का दर्शन होगा। चरम सीमा पर जिस तरह से कहानी मार्मिक बन पड़ी है, जब गुलकी की विदाई होती है अपने घर से, मतलब कि पुनः उसी घर में भेज दिया जाता है जहां पर उसे मारकर उसका कुबड़ निकाल दिया गया था, सोचिए। और मतलब कि उसका घर हड़पने के लिए फिर उसी जगह पे उसे भेज दिया जाता है, उसी दयनीय स्थिति में जीने के लिए। तो यह एक मार्मिकता के चरम बिंदु को छूने वाली कहानी है धर्मवीर भारती द्वारा, और स्त्री मनोविज्ञान की बहुत बड़ी पहचान इस कहानी में कराई गई है धर्मवीर भारती के द्वारा। दोनों कहानियां बड़ी अच्छी हैं, पढ़िएगा। इसके अलावा हम एक दिन और चर्चा किए थे, हिंदी कहानी के संक्षिप्त विकास पर चर्चा किए थे। जी मैम, किए थे ना? तो आप ये बताइए तो थोड़ा सा मुझे कि हिंदी की पहली कहानी किसे मानी गई है? मैम हिंदी की पहली कहानी तो इंदुमती थी ना? इंदुमती। और फिर और किसके बाद? उसके बाद मैम रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय। जी मैम। ये कहानी। अच्छा, ये जो कहानी परंपरा है हमारे यहाँ, वह किस युग में ज्यादा मजबूत हुई? मैम इस टाइम और लोग भी बताएं। मैम ये 19 और लोग भी बताएं थोड़ा सा, केवल सुशीला कुमारी बता रही है, और लोग भी बताएं। रुपेश जुड़े हुए हैं, अमृता जुड़ी हुई है, और लोग भी बताएं तो कि हिंदी कहानी किस युग में ज्यादा मजबूत हुई? अमृता, हेलो, आवाज पहुंच रही है तुम तक मेरी? हेलो अमृता कुमारी, हेलो।
रुपेश, हेलो, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? चलो सुशीला, तुम ही बताओ, कोई सुन नहीं रहा है या फिर सुनने के बावजूद भी ये लोग ना सुनने का बहाना कर रहे हैं? नेटवर्क क्लास में यही है, आप लोग सुनते हैं लेकिन नहीं सुनने का बहाना करते हैं। ये गलत चीज है ना, आप लोग को नहीं आ रहा है तो शिक्षक के साथ बात करिए ताकि आप लोग उसको पकड़िएगा कैसे। जो हम पढ़ा रहे हैं इस प्रश्नोत्तर के दौरान ही तो पकड़ा जाएगा गलती से ही। आप लोग प्रश्न ही का उत्तर ही नहीं दीजिएगा तो ये तो गलत चीज हुआ। हाँ, तो हम कहाँ चर्चा कर रहे थे कि किस युग में आकर के हिंदी कहानी मजबूत हुई? बताइए तो थोड़ा सा, किस युग में आकर मजबूत हुई बताइए, आपको पता है तो बताइए। मैम 1915 में जो कहानी आई थी उसने कहा था। हाँ। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की थी। हाँ हाँ, सही बात है। और उसके बाद प्रेमचंद की कहानी आई जो कि काफी चर्चा में रही, क्योंकि ये इसमें सामाजिकता को उन्होंने व्यक्त किया है। सही बात है, बिल्कुल सही। और जयशंकर प्रसाद की कहानी थी जिसमें इन्होंने ऐतिहासिकता को लेकर अपनी रचना की है। यानी कि 1915 में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहानी थी, वो कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। मतलब कि यहाँ से कहानी की भाव भंगिमा मुड़ गई एक विराट परिप्रेक्ष्य की ओर, और प्रेमचंद युग में जाकर के कहानी अपने सर्वांगीण प्रतिष्ठित रूप में स्थापित हो गई। ठीक है, और उसके बाद तो कहानियों के हाँ बोलिए मैम। ये कहानी का शताब्दी 19वीं शताब्दी में ही मतलब ये विकसित हुआ था पूरी तरह से। हाँ, 20वीं शताब्दी। मैम मैं कहीं पे पढ़ी थी तो कहानियों का जो विकास दिखाया था, जो तेजी से मतलब जो आगे गया था, वो 19वीं शताब्दी मतलब दिखा रहा था। 19वीं शताब्दी से कहा जाएगा, भारतेंदु युग वाले समय को 19वीं शताब्दी बोला जाएगा। और 20वीं शताब्दी बोला जाएगा 1900 लेकर के 2000 तक से, तो वो 20वीं शताब्दी हुई। 20वीं शताब्दी में कहानी पूरी तरह से विकसित हुई है। 19वीं शताब्दी में इस हिंदी कहानी के थोड़े बहुत अंशों की हमें पहचान मिलती है। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर के कहानी अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हुई, कहानी विधा के रूप में। जी मैम। तो हम इस पे चर्चा कर रहे थे। अच्छा, प्रेमचंद की वो कौन सी कहानी थी जो कि अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? क्या आपको उसका नाम पता है? मैम नहीं मैम, ध्यान में नहीं आ रहा। सदगति थी क्या मैम? नहीं, सोजे वतन कहानी काव्य संग्रह था, नहीं कहानी संग्रह था सोजे वतन। उसमें उन्होंने 7 कहानियां लिखी थी देशभक्ति पूर्ण। ठीक है, सोजे वतन नाम लिख लीजिएगा। उसी को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, कहानी को फिर छपने नहीं दिया। छप चुके सोजे वतन। ओ ठीक है। हाँ, इस कहानी संग्रह में 7 कहानियां थी जो सातों देशभक्ति के चरम सीमा से लबरेज थी। और उसमें उन्होंने यही दिखाया था कि सारे धर्मों से ऊपर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र धर्म के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है। इसी को लेकर के उन्होंने 7 कहानियां लिखी थी। उसी को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करा लिया था। छपने के बाद जैसे ही प्रकाशित हुआ, जनता तक पहुंचे और जैसे ही अंग्रेजी सरकार के कानों में भनक पड़ी, तुरंत उस कहानी को जब्त करा ली गई और प्रेस को बंद करा दिया गया जहां से वो छपी थी। और इसी के बाद प्रेमचंद ने अपना नाम बदल दिया था। इस कहानी को लिखते समय प्रेमचंद ने अपना नाम रखा था धनपत राय। धनपत राय के नाम से वो पहले कहानियां लिखते थे, और जब सोजे वतन जब्त हो गई तब उन्होंने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख दिया। ठीक है, तो ये इनके कहानी का इतिहास रहा है। ये सब हिंदी कहानी के, आप जब हिंदी कहानियों को पढ़िएगा तो इन सब महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोई हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछिए।
आज हम यही पढ़ा रहे हैं। कल अगले क्लास में हम गजाधर बाबू की वापसी कहानी को हम विस्तार से पढ़ाएंगे। किसकी लिखी है कहानी वापसी? वापसी मैम उषा प्रियंवदा का लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है तो आप करिए। आप जयशंकर प्रसाद की किसी भी कहानी से वाकिफ हैं क्या? प्रेमचंद की आपने तो बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। सदगति पढ़ा होगा, पूस की रात पढ़ा होगा, ईदगाह भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप लोग प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद की किसी कहानी से वाकिफ हैं? मैम पढ़ी हूँ लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक भी कहानी पढ़नी मतलब पढ़े हैं वैसे? मैम पढ़ी हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, आकाशदीप उनकी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। और इसके बाद उनकी एक पुरस्कार कहानी है, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। आप पुरस्कार, आप पाश्चात्य कहानीकारों में से किसी का नाम बता सकते हैं? पाश्चात्य कहानीकार का मैम? हाँ हाँ मैम बता सकती हूँ। हाँ बताइए। हेलो, हेलो। जी मैम, पाश्चात्य में जो उन्होंने क्या बोलते हैं, जो अपने अपने शब्द प्रकट करते, मैं उसको मैं पढ़ी हूँ। जैसे मैं कुछ शब्द थे, जैसे उन्होंने कुछ अपने तथ्य प्रकट करते मैम, वैसी थोड़ा सा मैं पढ़ी हूँ मैम। जैसे कि एक था ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, जो बोले थे हेनरी स्विफ्ट ने। अच्छा, ये तो आप कहानी की परिभाषा बता रहे हैं। जैसे कि कुछ कहानीकारों का नाम पता है? पाश्चात्य जगत के कहानीकारों का नाम? पाश्चात्य मैम कामता प्रसाद गुरु इसी वक्त के थे मैम, उतना श्योर नहीं। वो तो हिंदी के थे ना, हम विदेश के राइटर के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं मैम उतना चेखव का नाम सुने हैं आप लोग? बड़े महत्वपूर्ण कहानी। चेखव एक पाश्चात्य कहानीकार हुए हैं। मुपासा ये भी पाश्चात्य कहानीकार हुए हैं। मुपासा, चेखव, ये सब, हाँ ये सब बड़े विदेश के बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं। और बताइए आप लोगों को कुछ अन्य बारे में, हिंदी कहानी के बारे में और कुछ पूछना है तो बताइए हमें। अच्छा, समकालीन कहानीकारों के बारे में कुछ जानते हैं? अभी लेटेस्ट जो कहानीकार चल रहे हैं समकालीन दौर में, उन कहानीकारों के बारे में कुछ नाम बता सकते हैं? उन कहानीकारों के वर्तमान समय के। मैम ये अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, ये सब। हाँ ये तो है, लेकिन वो तो इंग्लिश राइटर हो गए ना। अब अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, वो लोग तो इंग्लिश राइटर हैं, हिंदी के थोड़े ना है वो। हिंदी कहानीकारों में अभी आप उषा प्रियंवदा की जो कहानी पढ़ने जा रही हैं वापसी, वो समकालीन कहानीकार ही तो है। वो समकालीन कहानीकार ही तो है उषा प्रियंवदा, है ना? जी मैम। हाँ, तो कहानी अभी वर्तमान जैसे कि हम लोग इस युग में जी रहे हैं, उस युग के कहानीकारों के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। हम प्रेमचंद और प्रसाद युग को तो पढ़ करके जान लेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान कहानीकार चल रहे हैं, उस समय के कहानीकारों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। एक अभी उभर कर आ रहे हैं बहुत लेटेस्ट कहानीकार, प्रचंड प्रवीर उनका नाम है। प्रचंड प्रवीर, इनके मतलब कि इनको माना जा रहा है कि हिंदी कहानी के दौर में, वर्तमान समय में ये बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी है।
ये उपनिषदों की कहानियों को आधुनिक मोड़ देकर के बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी। प्रचंड प्रवीर इनका नाम है और इनकी कहानियों की बड़ी समीक्षाएं प्रकाशित हो रही हैं इस समय। वर्तमान दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में विकसित अभी नया नया प्रतिभा हो रहे हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं हमारे यहाँ। और इस तरह से आप लोग ढूंढिए और पढ़िए। और लोग जो सुन रहे हैं, आप तो सुन भी रही हैं, देखिए इतने लोग जुड़े थे, इतने 10 मिनट होते होते सारे लोग गायब हो गए, सिर्फ अकेले आप ही जुड़ी हैं। हम देख रहे हैं पटल पे सारे लोग गायब हो चुके हैं। और कल को हम प्रश्न करेंगे तो फिर उधर से उत्तर आएगा कि मैडम हमने क्लास नहीं किया था। आप क्लास खुद नहीं करना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर में भाग नहीं लेते हैं, ये बच्चों की गलती है। यस मैम। हाँ, प्रश्नोत्तर में भाग लेने से झिझकते क्यों हैं? प्रश्नोत्तर में भाग लीजिएगा, गलती सही का सुधार इसी समय ना होगा। यस मैम। चलिए अब क्या करेंगे? और आपको कुछ पूछना है तो पूछिए हमसे अभी। सारे लोग मैम ये पूछना था, हाँ, ये जब प्रसाद के आगमन के समय जब प्रसाद जी अपनी रचना की थी तो वो क्या बोलते हैं, रोमांटिक और यथार्थवाद की ओर था। और उसके बाद सन 1922 में उग्र हिंदी कथा साहित्य में प्रवेश हुआ। तो मैम उग्र क्या है? उग्र हिंदी कथा साहित्य का प्रवेश, उग्र कथा साहित्य 1922 में हिंदी में उग्र कथा साहित्य का प्रवेश होता है। जी मैम, सन 1922 से। ये आपने कहाँ पढ़ा है कि हिंदी में उग्र कथा साहित्य का प्रवेश होता है 1922 से? मैम मैं नेट से पढ़ी थी मैम कि प्रसाद के आगमन से जब प्रसाद जी का आगमन होता है तो उस टाइम उन्होंने रोमांटिक और यथार्थवाद की ओर ये कहानी लिखी। और उसके बाद सन 1922 से उग्र हिंदी कथा साहित्य में प्रवेश हुआ। नेट के भाषा पर आप और ये भी था मैम कि उग्र, हाँ बोलिए क्या लिखा था? और लिखा हुआ था मैम कि उग्र ना तो प्रसाद की तरह रोमांटिक थे और ना ही प्रेमचंद की भांति आदर्शन मुक्त था, यह सिर्फ यथार्थवादी थे। अच्छा, तो ये उग्र जी एक राइटर थे, उनके बारे में ये लिखा हुआ है। जी मैम। ये उग्र जी राइटर थे। उन्होंने पूरी तरह से यथार्थवादी कहानियां लिखी हैं, रोमांटिक उन्होंने नहीं लिखा है, पूरी तरह से यथार्थवादी कहानियां लिखी है, उसी की ओर इशारा है। ठीक है, ये मैम सिर्फ इनका नाम उग्र ही है या फिर पूरा नाम इनका क्या है? इनका पूरा नाम है ये पंडे बेचन शर्मा उग्र। हाँ, बेचन शर्मा। तो ये उग्र जी लिखे हैं, लेकिन मुख्यतया चूंकि वह छायावाद युग है, वह 1922 का युग जो था वह छायावाद युग था, इसलिए प्रतिनिधि पूरे उस युग में छायावादी कविताएं और कहानीकार ही छाए रहे। अन्य कहानीकारों को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वह 1922 से 20 से लेकर 1936 तक का जो युग है वह पूरी तरह से रोमांटिसिज्म और जो यथार्थवादी और कल्पना लोक में जीने वाला जो साहित्य उस समय रचा गया, उसी युग से इस नाम का नामकरण हुआ। भले इस युग में अन्य कहानीकार लिखते रहे हो, लेकिन वो प्रतिनिधि रूप में नहीं उभर पाए। प्रतिनिधि रूप में यही 4 मुख्यतया साहित्यकार उभर पाए, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, और इनके द्वारा जो भी साहित्य सृजन हुआ उसी को प्रतिनिधि रूप में माना गया। ठीक है, तो एक जो बेचन शर्मा उग्र उस समय लिख रहे थे, तो उनका जो साहित्य है वह बहुत ही वास्तव जिस तरह से उनका नाम उग्र था, उनके उग्र कहानियों के लिखने के चलते उनका नाम उग्र पड़ गया, उग्र रूप में। ठीक है, घोर यथार्थवाद लिखते थे, इसलिए उनका नाम उग्र पड़ गया। तो ये बात है, उस नेट पे आप पढ़े होंगे तो इसी ओर इशारा कर रहा होगा। जी
ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास समाप्त करेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। नहीं ठीक है। चलिए तब ठीक है, तब गजाधर बाबू की वापसी के साथ अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जी मैम।